के मुताबिक नून लीग के दौर में करप्शन कम थी, पाकिस्तान 170वें नंबर पर था और अब 140वें नंबर पर आ गया है। अगर लॉन्ग मार्च कामयाब होता है तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के लॉन्ग मार्च की मुतहम्मिल हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज सिंध से जुड़ी एक खबर सुनकर रियाज खैराबादी का ये शेर याद आ गया कि मुफलिसों की ज़िंदगी का जिक्र क्या, मुफलिसी की मौत भी अच्छी नहीं। सिंध में थर के भूख से बिलखते, जान से गुजरते, फूल से बच्चे भुलाए नहीं भूलते। सितम देखिए कि इन मासूम फूलों के लिए दूध के 2 घूंट रोटी का एक नवाला मैसर नहीं हो पाता और दूसरी तरफ इसी सिंध में अवाम के खादिम कहलाने वाले सरकारी अफसरान के घरों से खजानों पर खजाने बरामद होते हैं। डॉलर, रियाल, सोने की ईंटें, सोने के बटन और जाने क्या क्या मालो ज़र। ये क़यामत नहीं तो और क्या है। कभी कराची, कभी कोयटा में लूट के माल की बरामदगियां दरअसल हमारी पस्तियों की गवाहियां हैं। एक गवाही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से भी आई है, जिसके करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक हमने करप्शन में मजीद तरक्की कर ली है। दुनिया के 180 मुल्कों की दर्जाबंदी में हम मजीद 16 दर्जे नीचे गिर गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 1 बरस के दौरान करप्शन में इजाफा हुआ है। 2020 में पाकिस्तान के पॉइंट्स 31 और वो आलमी दर्जाबंदी में 124वें नंबर पर था। 2021 में हमारा मुल्क 140वें नंबर पर आ गया है। अपोजिशन इस रिपोर्ट को हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दे रही है और हुकूमती खिलाड़ी इस रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। इस जारी बहस में कौन सच्चा है और कौन झूठा, इस पर बात करेंगे। बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। बाबर साहब, फवाद चौधरी साहब का जवाब भी आ गया है कि इसमें तो बात हो रही है कानूनी की, स्टेट के हवाले से बात हो रही है, इसमें करप्शन बराह रास्त नहीं है। पूरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो पता लग जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि सारे इदारों ने ठीक इसमें बताया, जितने भी इसके यूनिट्स थे। उन्होंने कहा सिर्फ इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने स्कोर कम किया, खुद देख लें पाकिस्तान में इसका सरबराह कौन है। जवाब ये आ रहा है। अच्छा उसामा साहब, ये CPI रिपोर्ट है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यही है ना जी? यही तो मेरा मतलब है कि इसमें कानून की हुक्मरानी कहाँ से आ गई, उसमें गवर्नमेंट की जो बालादस्ती है वो कहाँ से आ गई। बड़ा वाज़े तौर पर CPI रिपोर्ट है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, कि किसी मुल्क में करप्शन का जो परसेप्शन है वो क्या है, क्या वो कम है या ज़्यादा है। उसमें पाकिस्तान जो है वो 140वें नंबर पर है, 48वें नंबर पर है, 140वें नंबर पर है। माशाल्लाह से हमने तरक्की की है इसमें। मुझे ये कोई मेरे लिए चंबे की बात नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं एकदम परेशान हो जाऊँ। उसामा साहब, वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ, इस सोसाइटी में डील करता हूँ। हम पुलिस के पास जाते हैं, थानों में जाते हैं, कचहरियों में जाते हैं, यहाँ पर DC ऑफिस जाते हैं। मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा दफ्तर है जहाँ पर बग़ैर पैसे के आपका काम हो रहा है। यही तो मेरा रोना था कि गवर्नमेंट जो बार बार ये कहती है कि जनाब ठीक है, इकोनॉमी है, कोरोना की वजह से सारी दुनिया की इकोनॉमी जो इफेक्ट हुई है, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इफेक्ट हो गई, मान लिया, लेकिन आपने जो पूरा सिस्टम जो था उसको बेहतर करना था, गवर्नेंस को बेहतर करना था, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करना था। उसमें तो किसी पैसे की ज़रूरत नहीं थी। अगर थानों में करप्शन है, अगर एक आम आदमी थाने में जाता है और उसे जायज़ काम के लिए भी पैसे लिए जाते हैं, अगर कचहरी में जाता है तो जायज़ काम के लिए भी पैसे लिए जाते हैं, तो इस गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए आपको किसी इकोनॉमी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ आपने गवर्नेंस ठीक करनी है। पंजाब में मैं आज मैं उसामा साहब कुछ ऑफिसर्स के पास बैठा हुआ था, यही बात हो रही थी। और सारे ऑफिसर्स खुद इस चीज़ को मान रहे थे कि करप्शन में इजाफा हो गया है। इवन अफसरान खुद ये कह रहे थे कि अपने जायज़ काम करवाने के लिए भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। उसामा साहब, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसका जो नारा है वो तो ये नारा है कि जनाब हमने अपोजिशन को दबाना है, शरीफ ख़ानदान को सज़ा दिलवानी है, जायज़ या नाजायज़। अच्छा। उनका नारा करप्शन को ख़त्म करना नहीं है। यही वजह है कि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी, कोई नैब के वाले से कोई पॉलिसी नहीं बनी, कोई एंटी करप्शन के वाले से पॉलिसी नहीं बनी, कोई जो पंजाब में ख़ास तौर पे मैंने जो देखा है, अफसरान के अंदर जो हरासमेंट डाली गई, एक मतलब 3-3 साल में
एक एक अदारे के, एक एक महकमे के 10-10 ऑफिसर चेंज कर दिए गए। यहाँ पर पहली मर्तबा ये चीज़ें सामने है कि डीसी और एसी जो हैं वो भी पैसे दे के उनकी अपॉइंटमेंट्स होती है। जब आप डीसी पैसे दे के लगा रहे हैं, जब आप एसी पैसे दे के लगा रहे हैं, एसपी पैसे दे के लगा रहे हैं, डीपीओ पैसे दे के लगा रहे हैं, तो आप कैसे ये समझ सकते हैं कि आगे करप्शन नहीं फैलेगी? लेकिन भाई वो पैसे पूरे करेगा। बाबर साहब, अब गुलाम रज़ा साहब ने भी ज्वाइन किया है। गुलाम रज़ा साहब, अब इसका एक तरफ तो जवाब है, हुकूमत इसको मान नहीं रही, मुख्तलिफ तौजीहात दे रही हैं, जबकि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को बड़ा बुनियाद बनाकर कहते थे। मगर क्या आप भी समझते हैं कि 1600 लोगों पर का ये डाटा है, इसमें सिंध भी ज़ाहिर शामिल है, कि सिंध हुकूमत में अगर करप्शन है तो वो भी इमरान खान साहब के खाते में आएगी? और दूसरा है कि नून लीग के दौर में 117 पॉइंट्स और 117वें नंबर पर था 180 ममालिक में से, यानी बेहतर थे हम करप्शन के लिहाज से अगर देखें तो कम थी करप्शन। तो अब 140वें नंबर पर आ गए हैं, मजीद हो गई। और मुशर्रफ दौर में भी लगा था करप्शन के खात्मे का नारा, तब 144 पर चले गए थे, हम और नीचे गिरे हुए थे। ये कुछ अजीब सी बात नहीं लगती? देखिए, बहुत से इंडिकेटर्स होते हैं इस करप्शन को मापने के। इसमें आज कहा जा रहा है कि माली करप्शन शामिल नहीं होती, माली करप्शन भी इसमें शामिल होती है। इसमें ठेके देने के हवाले से बहुत से तरीक़ाकार जो होते हैं, पेपरा रूल्स हैं, जो कमेटीज़ होती हैं, इसी तरह से पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, या दीगर जितने भी वॉच डॉग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर ये रिज़ल्ट मुरतब किए जाते हैं। और ये रिज़ल्ट जो हैं इस तरह से नहीं होता कि अगर सिंध में वहाँ पे पुलिस में करप्शन है तो वो आ जाएगी। अगर इस तरह की करप्शन की बात करते हैं, ये थ्रू आउट एक पैकेज होता है पूरा, जिसमें फेडरेशन और फेडरेशन के अदारे और उसके साथ साथ जो फेडरेशन से जुड़ी हुई इकाइयाँ हैं, वहाँ पे होने वाली तमाम जो करप्शंस हैं उसको शामिल किया जाता है। ये बहुत सारे इंडेक्सेस हैं और इसकी सैम्पलिंग भी जो होती है वो इस तरह से नहीं होती कि लोगों से पूछा, 10 लोगों से, जिस तरह से एक सर्वे आ गया था गुज़िश्ता दिनों में कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनकी कारकर्दगी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह का सर्वे ये नहीं होता, ये इंटरनेशनल फिगर्स होते हैं। इसमें जो अदारे काम कर रहे होते हैं, के दौर में करप्शन कम थी, पाकिस्तान 117वें नंबर पर था और अब 140वें नंबर पर आ गया है। आप समझते हैं इतना फर्क पड़ गया, करप्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई है? नून लीग के दौर में इतना बेहतर थे हम, बेहतर तो नहीं कह सकते, यानी ये भी शर्मिंदगी की बात है कि आप बजाय इसके कि चले पहले 30-40 में ही होते, हम 117 नंबर पर थे। यानी ये जो परसेप्शन इंडेक्स है इसमें करप्शन का, यानी जितना कुछ ऊपर होगा उतना बेहतर होगा, तो हम तो पहले भी 100 से नीचे गिरे हुए थे। उसामा गाजी साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है कि हम किसी की दौरे हुकूमत की बात हम नहीं कर रहे हैं, ना तो हम पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, ना तहरीक की, ना पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की। आप अगर करप्शन इंडेक्स को देखते हैं तो रूल ऑफ लॉ को भी इसी खाते में गिना जाता है। आपको पता है कि वो भी एक करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उसके ज़िम्मे में आता है, और अदालती इंसाफ और थानों में होने वाले FIRs उनको भी करप्शन के हवाले से उसका भी इंडेक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह मैंने कहा कि एक कंप्लीट पैकेज होता है, उस पैकेज के तनाज़ुर में ये देखा जाता है कि कितना मुल्क जो है उसमें तनज़ली हुई है। तो जो मुशर्रफ दौर में था उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में उसको अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की गई और हमारा इंडेक्स थोड़ा सा बेहतर हुआ। अब उसके बाद फिर अगले जो 5 साल थे उसमें भी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इंडेक्स जो है वो बेहतर हो गया। अब उसके बाद 18 से ऑनवर्ड अगर हम ये देखते हैं कि अगर 1 साल का देखते हैं तो वो फर्दर डाउन हुआ है और डिक्लाइन पे है डे बाय डे। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह से वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के दौर में था, जितनी बातें हो रही थी करप्शन की, जितने बड़े बड़े दावे हो रहे थे, तो ये करप्ट प्रैक्टिस जो थी ये हमारा तो आज आखिरी 10 नंबरों में होता। हम तो स्विट्ज़रलैंड के आसपास होना चाहिए था, जितनी ईमानदारी की प्रीचेस और जितनी तकरीरें और जितनी तबलीग हमारे सोते जागते हुई है हमारे साथ। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम तमाम शोबाजात जो हैं वो मुझे ये समझाएं का शिकार हैं। मुझे ये समझाएं बाबर डोगर साहब कि सिटीजन पोर्टल भी बना है, उस पर कोई भी शख्स शिकायत कर सकता है किसी भी अफसर के खिलाफ, उस पर फिर जवाब भी आना है। क्या इससे आपकी गवर्नेंस बेहतर नहीं, करप्शन कम नहीं हो सकी? फिर फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी हम तो यही रो रहे हैं, रूल ऑफ लॉ वाली बात जो गुलाम रज़ा साहब कह रहे हैं कि जनाब 800 तो स्टे मिले हुए हैं, 250 अरब रुपया रुका हुआ है कि जो भी जुर्माना किया जाता है या करप्शन के खिलाफ जाते हैं
तो अदालतों में केस चला जाता है और उसके बाद साल हा साल वो पड़ा रहता है, स्टे पर ही चलता रहता है और फिर होता है गिव एंड टेक, वरना जी 10 साल हम और निकाल देंगे केस, जो हमसे पैसे लेने आप वो ओरिजिनल पैसे ले लें, बाकी करप्शन को छोड़ देनी, 10 अरब रुपए का जुर्माना है तो 1 अरब लेना है तो ले लो। और ऐसे भी केस अभी मुझे पता चला कि 30 साल पुराना केस एक बड़े ग्रुप पर हुआ था, उन्होंने टैक्स नहीं दिया था, बाहर से मशीनरी ऐसी इंपोर्ट की थी और वो 30-40 साल उस केस को हो गए हैं, तो अब तक चल रहा है। अच्छा, इससे ये जो आप 4, 5, 7, 10, 15, 20 केसों की बात कर रहे हैं जिन पे स्टे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि सर, इनकी वजह से पूरे मुल्क में जो करप्शन है उसकी वजह से इजाफा हुआ। उसामा साहब, ये जो करप्शन के इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये पूरे सोसाइटी के अंदर से होते हैं, महकमों के होते हैं। जिस तरह से उन्होंने अभी गुलाम मुर्तज़ा साहब कह रहे थे कि आपकी गवर्नेंस कैसी है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, गवर्नेंस को चला कैसे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया किस तरह जाता है, अस्पताल में क्या लोगों को दवाइयाँ मिल रही हैं, नहीं मिल रही, लोग वहाँ पर सरकारी स्कूलों में क्या सूरत हाल है। उसके बाद जनाब जितने भी महकमे हैं, DC ऑफिस कैसे काम कर रहा है, ACs किस तरह से काम कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट किस तरह से परफॉर्म कर रही है, मिनिस्टर किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो सर सारी परफॉर्मेंस नून लीग के दौर में बेहतर था आज से। उसामा साहब, मैं ये तो इंडिकेशन आपके सामने है। ये जो CPI है, करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है, वो उसका जो चीज़ें हैं, मैं तो आपसे पहले कहा, मुझे कोई चंबे की बात ही नहीं। इवन सारी ब्यूरोक्रेसी जो है, आप आम आदमी से पूछ लें जाके कि पाकिस्तान में करप्शन कम हुई है। खाली ये कह देना कि जी शरीफ खानदान बड़ा करप्ट था, अरब रुपया लूट के लेके गया और उसको वापस लेके आएंगे, और वो भी आज तक एक ढेला वापस नहीं आया वहाँ से। खाली नारे लगाने से तो करप्शन ख़त्म नहीं हो जाएगी। मैं हैरान हूँ कि वो मिनिस्टर जिनके अपने सारे कैरियर टेंटेड हैं, जिन पे खुद करप्शन का चार्ज है, वो भी करप्शन के चार्जेस लगा रहे होते हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे होते हैं कि जनाब बड़ी करप्शन हुई। मेरा मतलब जो करप्शन के आपके मुशीर जो कल फारिग हुए थे सोशल मीडिया पे, उनके बारे में जो बातें आ रही हैं वो भी तो देखे कि क्या है कि उन पे भी बेताशा, उन पे भी इल्जामात हैं, तो उनके एसेट्स सामने लेकर आए, उनके कितने एसेट्स हैं वो डिक्लेयर करें, वो तो फिर बहुत सी बातें हो रही हैं इस तरह। तो ज़ाहिर है तो उसामा साहब, मुझे एक बात बताएं कि वो बंदा जिसको आपने एसेट रिकवरी का हेड बनाया हुआ था, जिसने सारे करप्शन के निज़ाम को ठीक करना था, वो इस गवर्नमेंट का अहम हिस्सा था। खाली इस्तीफा देना तो कोई अहम चीज़ नहीं है, उसके बारे में सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आ रही हैं गवर्नमेंट को वो क्लैरिफाई करनी चाहिए। अरबों रुपए की खातों की बातें हो रही हैं, तो अगर वो उस बंदे से ही चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, तो बाकी मिनिस्टर्स जो हैं, जो महकमा जात हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पर आप जाएं और आप बगैर पैसों के आपका काम हो जाए। मैं तो आज तक सुना नहीं। तो क्या हो रहा है फिर अगर ये गवर्नमेंट ये समझती है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनके नारे लगाने से, उनकी स्टेटमेंट से मुल्क में सारी करप्शन खत्म हो जाएगी, तो समझ वो नहीं हो सकती। आप पॉलिटिकल माइलेज तो ले सकते हैं उसका, लेकिन उससे आम आदमी जब वो थाने में जाता है, कचहरी में जाता है, जो अपने कामों में जाता है, वहां पर जब उसको इंसाफ नहीं मिलता, उसको छोटे छोटे कामों के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो फिर आप सर ये तो ऐसे है कि वो होम ग्राउंड पर आपको शिकस्त हो जाए, वो बात है। अब यानी जो नारा लगाया था एहतसाब का, करप्शन के खात्मे का, इमरान खान साहब तो आप खुद बताते हैं, उनके मिनिस्टर्स कहते हैं कि जी हमने अगला इलेक्शन भी इसी चीज पर लड़ना है। तो अगर उन्हीं सियासी नारा लगा रहे हैं ना, नीयत करप्शन को खत्म करने की नहीं है। नीयत ये है कि जो आपके मुखालफीन है, जो अपोजिशन है, उसको गंदा कर दिया जाए ताकि वो इलेक्शन लड़ने के काबिल ही ना रहे। ये मकसद अवाम से, मकसद अदारों से करप्शन खत्म करना नहीं है। अगर अदारों से करप्शन खत्म करना मकसद होता तो पंजाब में बड़े बड़े हेड्स रोल हो जाते, बहुत से ऐसे लोग घरों को जाते जो कि ऐलान धड़ल्ले से करप्शन कर रहे हैं, लेकिन खामोश तमाशे बन के बैठी हुई है ये गवर्नमेंट। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट में बहुत सारे हेड्स रोल होते, लेकिन नहीं हुए। KPK में बहुत सारे हेड्स रोल होते, लेकिन नहीं हुए। मकसद ये था कि अपनों की करप्शन को उजागर करना। पहले ही सर सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है, 3 महीने से ज्यादा कोई रहता नहीं है। खुद हमने सुना है कि DG खान में इतना बुरा हाल है कि वो कोई ना कोई बंदा वहां पर बदला जा रहा होता है, कोई सही बंदा मिलता ही नहीं है। गुलाम साहब, एक पाकिस्तान में 24 करोड़ में इनको कोई सही बंदा नहीं मिलता। अच्छा, ये जो सही बंदा मिला है ना, मेरा मतलब सारे ये कह रहे कि इससे जान छुड़ा दे। वो सर उसमें भी आपने देख लिया कि कैसा सर्वे आया है, और उसमें चारों सूबों में सबसे बेहतर कारकर्दगी उस्मान बुज़दार साहब की, वाकई नसीब अकरम प्लस साबित हुए। जी जी। अच्छा सर, ये बताएं गुलाम साहब, जल्दी से इस खबर पर मैं आपका चाह रहा हूँ तज्जिया कि ये कोई बड़े अफसर नहीं हम कह सकते, साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर करंगी मसरूर मेमन 2 साथियों के साथ गिरफ्तार। क्या कुछ बरामद होती है, यानी जो घरों में दफनाया हुआ है जो कुछ खजाना, यानी ऐसा लगता है कि कोई
मुगलिया दौर का कोई बादशाह जिसके घर से पता नहीं क्या क्या बरामद हो गया है। सोने के ईंटें हैं, सोने के बटन हैं, डॉलर्स हैं, दिरहम हैं, रियाल हैं, इसके अलावा टीटीज़ की रसीदें हैं और मिलियंस में जो टीटी हुई है। मतलब आप शहबाज शरीफ की बात करते हैं, वो तो सीएम रहे हैं, ये तो एक साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर है। इतना कुछ बरामद हो रहा है, ये इतना पैसा इस लेवल पर बन जाता है, इतनी दौलत। यही एक बात है जिसको हम नैब को बार बार इतराज़ करते रहे हैं कि वो चंद घंटे अगर सब्र कर ले और एग्जैक्ट बता दे कि 1.5 पाव सोना निकला है, आधा किलो निकला है, किलो निकला है और इतनी रकम है, इसमें और जो खबर अभी दी गई है उसमें क्या फ़र्क रह जाता है। अब हम इतना बड़ा तूफान बदतमीज़ी उठा देंगे कि इतनी ईंटें निकल आई हैं, इतने भट्टा निकल आया है सोने का, और ये ठीक है करप्शन की चीज़ें बाहर आ गई हैं, उसको काउंट करके उसकी मालियत बता दी जाए, उस सोने का वजन बता दिया जाए, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि भाई ये इतनी करप्शन हुई है। अब कौन बताएगा कि बाद में पता लगे ये 200 ग्राम सोना था, तो 200 ग्राम सोने की 20 ईंटें होती हैं 20-20 ग्राम की, तो 20 ईंटों को पूरी ईंटों का भट्टा बना दिया। बात यह है कि कराची की अगर आप बात करते हैं, केडीए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ पे हाइड्रेट माफिया, वहाँ पे गैस बेचने वाले, किसी को भी उठा के देख लें आपको इतने, ये बहुत कम है, इससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा आपको करप्शन मिलेगी। और इस तरह से करप्ट माफिया वहाँ पे हर एक महकमे में इस तरह से वहाँ सरायत कर चुका है कि वहाँ साफ कहा जाता है कि ये काम है, इस काम के कितने पैसे लोगे। सर ये बार्गेनिंग आम हो रही है हर महकमे में, और यही सूरत हाल पंजाब में एक खातून है, पंजाब में भी एक खातून है, गुजरांवाला से उनका ताल्लुक है, वो बरमला कहती है कि किसको सेक्रेटरी लगवाना है, किसको चीफ सेक्रेटरी लगवाना है, किसको आईजी लगवाना है, किसको डीआईजी लगवाना है, किसको एसपी लगाना है, जो चीज चाहिए पैसे दो और काम करवा। पंजाब में उस खातून के कहने के वक्त हो जाएगा और पैसे वो रह जाएगी। करप्शन की जो बड़ी कहानी है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, अभी ये तो चलें, ये ऑयल में कर रहे थे करप्शन और पता नहीं ठेकों में, तो इन्होंने सोने की ईंटें बना ली हैं। अब हुकूमत का दूसरी तरफ कहना यह है कि जनाब असल तो करप्शन ये है जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अब चालान में नामजद कर दिया गया इनको, और मरकज़ी मुलजिम जनाब शहबाज शरीफ हैं, और 16 अरब रुपए की करप्शन का ये इल्ज़ाम। अब बाबा डोगर साहब, कम से कम ये केस तो आगे बढ़ना शुरू हुआ है, आखिरकार हम देख रहे हैं कि जी चालान में मुलजिम करार दे दिया उन्होंने, अब चालान होगा आगे, अब चीज़ें सामने आएंगी, कम से कम केस किसी तरफ तो चल रहा है। देखिए उसामा साहब, अभी तो चालान पेश हुआ है, इसका मतलब प्रोसिक्यूशन ने जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई और प्रोसिक्यूशन ने जो चालान है वो कोर्ट में जमा करवा दी है। अब इसके कोर्ट प्रोसीडिंग होंगी, उसमें गवाहान हैं, इनके पास कौन से गवाह हैं, गवाह ये जो इन्होंने गवाहान की लिस्ट दी है, शायद पता नहीं कि 70-80 बंदे हैं जिनकी लिस्ट दी गई है, उनका ट्रायल होगा। ट्रायल होने के बाद अल्टीमेटली इनको साबित करना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ जो हैं वो इसमें मुलविस थे। चालान पेश होने से कोई मुजरिम नहीं हो जाता, वो किसी के खिलाफ भी हो सकता है। पहले नैब में था, नैब में केस था, नैब के बाद उसी केस को एफआईए में लाया गया। एफआईए चूँकि प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में है, उसी पे अब ये है कि एफआईए के ज़रिए से उसका चालान पेश किया गया। चालान डिले हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर उस पर खफा भी थे, गुस्से में भी थे, तो इससे ना तो करप्शन ख़त्म होनी है, ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है उस एफआईए जो है, अब देखते हैं कि उसके वकला और प्रोसिक्यूशन जो है इस केस को कैसे लड़ते हैं, किस तरह से ये साबित करते हैं। वाइट कॉलर क्राइम को साबित करना इतना आसान काम नहीं है। ठीक, अच्छा ये बताएं गुलाम साहब, एक ये भी बात कही जा रही है कि अब शहजाद अकबर साहब के जाने से एफआईए में भी कुछ आगे पीछे मामलात हो सकते हैं, लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं कि जनाब ये वो केसेस हैं जिन पर इमरान खान साहब मुतमईन नहीं थे, तो अब यहाँ पर भी प्रेशर आएगा और ये ना हो कि प्रेशर में कुछ काम और ज़्यादा गड़बड़ हो जाए। बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे काम बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़े अच्छे तरीके से होगा। उसकी अब एंगलिंग नहीं होगी, वहाँ एफआईए को कोई ये नहीं कहेगा इस फाइल को इस तरह कर दो, इनको छोड़ दो, इन मनी लॉन्ड्रर्स को इस तरह फैसिलिटी दो, ये चीज़ें जहाज़ में चढ़ा दो, दुबई वाले में, ये लंदन वाले में चढ़ा दो, ये इस तरह कर दो, ऐसे अहकामात अब एफआईए को नहीं मिलेंगे। और एफआईए अगर इंडिपेंडेंट होता है, जब भी किसी भी ज़ेर असर सियासतदान के ज़ेर असर नहीं होता, और इंडिपेंडेंटली इसकी कारकर्दगी हमेशा मिसाली रही है, और जब भी कभी सियासी सरगर्मियाँ इसके ऊपर हावी हो जाएं तो फिर
इनकी कारकर्दगी भी वैसी हो जाती है जैसे दीगर महकमों की कारकर्दगी है। तो FIA में ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि उनके केसेस की बुनियाद पे ऑफिसर जो होते हैं वो दयानतदारी के साथ उनसे पूछा जाता है तो वो साफ मीटिंग्स में बोल देते हैं कि ये होने वाला काम है, ये हो जाएगा, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होगा। वो कभी किसी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की शहजाद अकबर साहब की तरह कोशिश नहीं करते। लेकिन और ये साबित कर देंगे कि 16 अरब रुपया सर छोटी रकम नहीं है, 16 अरब रुपया बहुत बड़ी रकम है, और उसमें 14 मुलाजमीन हैं, 28 बेनामी अकाउंट्स हैं। ये तमाम चीज़ें जो पेश करवाई गई हैं, ये जिस तरह से ज़बरदस्त ये जोर डाल के जनाब शहजाद अकबर साहब ने ये किया है, अब आगे केस चलेगा तो उसमें सारी चीज़ें वाजे हो जाएंगी। वहाँ वो बता देंगे कि कौन कौन सी चीज़ एग्जैजरेट हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें किसके कहने के ऊपर डाली गई हैं और किस तरह से ये केस चल सकता है, और एक्चुअल कोई चीज़ अगर वहाँ यहाँ से गई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो वो क्या है, वो चीज़ें। अब ये तो ट्रायल का आगाज़ है, बिल्कुल इसके ऊपर तो हम अदालती कार्रवाई के ऊपर ज़्यादा कमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जब केस चलेगा तो उसमें फर्दर बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी और हमें पता चलेगा कि FIA के पास अपने मौक़िफ़ के हवाले से कहने के लिए क्या है, क्या उन्होंने सियासी दबाव के तहत इस तरह के इल्ज़ाम आयद किए हैं, या वाक़ईतन उनके पास तमाम वो शवाहिद नाकाबिल तरदीद मौजूद हैं जो इन साहबान को, जो शरीफ बरदरान हों, शहबाज शरीफ हों, हमजा शहबाज हों, सलेमान शहबाज हों, कि उनको सज़ा दिलवाने में काफ़ी होंगे। तो ये तो केस की नोयत, केस चलेगा तो उसके बाद होगा। मैं यहाँ एक दो जुमले, बुनियादी जो स्ट्रक्चर है हमारा सोसाइटी का, उसके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जिस तरह एलिमेंट होता है किसी भी सोसाइटी का, ईमानदारी एक एलिमेंट है, इसी तरह करप्शन भी एक एलिमेंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में अच्छी बुरी मौजूद हैं। सारी पूरी की पूरी तवज्जो, पूरी की पूरी मशीनरी वो आप एक चीज़ की तरफ अगर लगा देते हैं तो आप ना गवर्नेंस कर पाते हैं, ना आप इस्लाहात कर पाते हैं, ना आप कानून साजियाँ कर पाते हैं, ना आप आवाम का ख्याल रख पाते हैं, आपकी मईशत का बेड़ा गर्क हो जाता है, आपके अदारे खोखले हो जाते हैं। यानी कि अगर आपके पास 100% एनर्जी आप एक चीज़ की तरफ लगा रहे हैं और उससे आपको हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा। मुझे बड़ी अच्छी बात याद है एक साबिक प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि करप्शन जो बंदा करता है उसको मैं कहता हूं कि खुली छुट्टी दो, उसको करने दो। अच्छा। और हम एक अदारे का उन्होंने नाम लिया OGDCL का, उन्होंने कहा कि OGDCL की अगर कभी 400 बिलियन सालाना की है, मैं उसकी कारकर्दगी बढ़ा के 500 बिलियन सालाना कर दूं तो मैं 100 अरब रुपया कौमी ख़जाने में मज़ीद शामिल मैं करवा सकता हूं। और अगर मैं करप्शन के पीछे भागना शुरू कर दूं तो मैं 5 अरब की करप्शन पकड़ूंगा, 100 अरब की नहीं, 5 अरब की करप्शन पकड़ूंगा, सारे का सारा इदारा काम छोड़ देगा। आपकी बात से है कि जो इदारों का काम करप्शन को भी पकड़ें, लेकिन मसला यही है कि अब 3 साल बाद अगर अब आप कह रहे हैं जी ट्रायल का प्रॉपर आगाज़ हो रहा है, तो फिर ये भी कितने और साल लग जाएंगे। वो जरदारी साहब वाली बात होगी, 10-10 साल वैसे ही जेल में गुजार दिए और उसके बाद पता चला केस का कुछ भी नहीं बना। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात होगी 23 मार्च को लॉन्ग मार्च तो होगा। PDM ऑपोजिशन कह रही है लॉन्ग मार्च तो हम हर सूरत करेंगे और 23 को ही करेंगे। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि 23 मार्च को महंगाई मार्च होगा और इस मार्च से हुकूमत का खात्मा होगा। इसी मार्च से हुकूमत का खात्मा होगा। ये भी खबरें आ रही हैं कि इस्लामाबाद में कितनी देर रुकना है, इस चीज़ को खुफिया रखा जाएगा। और इसमें ख़ास बात यह है कि बार बार मौलाना साहब ने कहा जी इस्लामाबाद का रुख करेंगे, इस्लामाबाद का। माजी में मुझे याद है कि कभी सवाल होता था कि जी ये मार्च किस तरफ, धरना किस तरफ जा सकता है, पिंडी की तरफ भी जा सकता है, तो इस तरह की बातें करते रहे जी, वहाँ जाकर सोचेंगे। लेकिन इस दफ़ा वाज़ेह है कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च है और हुकूमत का खात्मा। बड़ोगर साहब, आपको ये सब अब एक मजाक लगता है या अब भी आपको लगता है कि वाकई एक थ्रेट है जो मौलाना साहब कह रहे हैं? क्योंकि इतनी दफ़ा कह चुके हैं मरियम भी आर या पार इस्तीफ़े, वो इतनी दफ़ा देख लिया है। क्या आप सीरियसली समझते हैं कि 23 मार्च को हुकूमत खत्म होने जा रही है? देखिए उसामा साहब, 23 मार्च की हुकूमत ख़त्म होने नहीं जा रही, लेकिन हुकूमत के लिए ये एक सीरियस थ्रेट ज़रूर है। जब भी इस तरह का कोई मार्च होता है तो वो गवर्नमेंट को अंदर से हिला के रख देता है, इसमें कोई दूसरी शक नहीं है। और ऐसे वक्त में जब मौलाना को KPK में कामयाबियाँ मिल रही हैं,
उन्होंने पेशावर में लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन जीता, कई दूसरे शहरों में इलेक्शन लेते, और दूसरा जो उसका जो दूसरा हिस्सा है लोकल गवर्नमेंट का, जो दूसरा हिस्से के इलेक्शन हैं उसमें भी उनकी जो सूरत हाल है वो मुस्तहकम नज़र आ रही है। तो ऐसी सूरत हाल में लॉन्ग मार्च, इसका मतलब ये है कि लोगों की पार्टिसिपेशन उसमें होगी। तो तभी इसमें मुझे याद, अगर मैं सही मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है, तो इसके आगे पीछे शायद 27 मार्च को दूसरा मरला है बल्दियाती इलेक्शन का, तो वो इफेक्ट नहीं होगा इससे? जहां पर इन्होंने जीत लिया है अब तो डेस्परेट होंगे कि दूसरी दफ़ा भी हम खैबर पख्तूनख्वा से दूसरा मरला भी जीतें, तो उसी वक्त में ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। और हुकूमत गिराना, शायद आप वाली बात दुरुस्त है कि उनको भी पता है इससे हुकूमत नहीं गिरनी, हुकूमत गिराएंगे तो इलेक्शन किधर से होंगे? देखिए, एक गवर्नमेंट जिससे इकॉनमी पहले नहीं संभल रही, गवर्नेंस का बुरा हाल है, करप्शन का इंडिकेटर आपके सामने है, इन सारी चीज़ों को सामने रखें तो वो एक अगर लॉन्ग मार्च कामयाब होता है तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के लॉन्ग मार्च की मुतहम्मिल हो सकती है। दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली बात ये है कि उन्होंने कहाँ पे इकट्ठा होना है, ये चीज़ उन्होंने खुफिया रखी है, और दूसरा ये लॉन्ग मार्च होगा या धरना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मौलाना खाली लॉन्ग मार्च करने नहीं जा रहे। अच्छा। उनका मकसद वहाँ पे धरना देना है, वहाँ जाके बैठ जाना है। और अगर मौलाना वहाँ पर धरना देते हैं तो एक गवर्नमेंट जो पहले बैसाखियों पे चल रही है, तो उसामा साहब उसके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। ऐसे वक्त में जब पेशावर में वो हारी हुई है, पंजाब में सूरत हाल ख़राब है, बाकी सूबों में सूरत हाल ख़राब है, इकॉनमी संभल नहीं पा रही, तो ऐसे वक्त में अगर लॉन्ग मार्च होता है तो हुकूमत के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी, मुश्किलात बढ़ जाएंगी। नवाज शरीफ की एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, 2 तिहाई अक्सरियत थी, लेकिन इमरान खान के लॉन्ग मार्च ने उस गवर्नमेंट को अंदर से खोखला कर दिया था, और यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी उसको बचाने आई थी, पीपल्स पार्टी ने उस गवर्नमेंट को संभाला दिया था। अच्छा। खाली इमरान खान की या ये धरना था। अगर यहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपना मार्च कर रही है, वहाँ पर नून लीग और पीडीएम जो है अपोजिशन सारी पार्टियाँ उसके साथ खड़ी हुई हैं, गवर्नमेंट तन्हा है, अकेली है, और इवन उसके जो इत्तेहादी हैं वो भी उससे खुश नहीं है। ऐसी सूरत में लॉन्ग मार्च जो है, मैं देख रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट जो है उसका हिलके रह जाएगी। अच्छा, पहले भी धरना दिया था मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, और अकेले ये दिया था गुलाम नबी साहब, और धरना तो वो कामयाब था इस लिहाज से कि बड़ी तादाद में लोगों को ले आए, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। ठीक है कि उसके बाद कहते थे रहे कि खात्मे तक जारी रहेगा, लेकिन फिर वो ख़त्म करना पड़ा, और मौलाना साहब ने कहा जी अब ये हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान में हम इसको फैलाने लगे हैं, और उसके बाद फिर आज का दिन आ गया है, इतने यानी सालों गुजरने के बाद। अब आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा यानी पीडीएम का प्लेटफॉर्म है, दीगर जमातें भी साथ हैं, मौलाना अकेले नहीं हैं, फिर पीपल्स पार्टी को भी ऑफ़र दी जा रही है कि अगर वो शामिल होना चाहे तो ये फैसला है कि जी पीपल्स पार्टी को भी वेलकम कहा जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी का वही मसला है कि वो धरने में या हुकूमत गिराने में शायद इंटरेस्टेड नहीं है। जहाँ तक बात है धरने की या लॉन्ग मार्च की, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख के तकरीबन जितने भी लॉन्ग मार्च हैं उनमें किसी न किसी मुक़्तदर हस्ती की कोई ना कोई रिक्वेस्ट, कोई कंसेंट शामिल होती है, तभी लॉन्ग मार्च जो हैं वो किए जाते हैं और होते रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी तरफ अगर अवामी लॉन्ग मार्च की बात करते हैं तो एक आध बड़ा जो अवामी लॉन्ग मार्च है, उसके अलावा तो हमें कोई ऐसी मिथ हमें नज़र नहीं आती। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है, अगर हम उसका हक़ाइक़ की बुनियाद पर तज़किया करें तो जो आज मीटिंग हुई जिसमें मियां नवाज ने भी बातचीत की पीडीएम के रहनुमाओं से, उस सारी बातचीत का जो लुबे लुबाब खुलासा ये सामने आ रहा है कि शायद 15 फरवरी तक बहुत सारी चीज़ें वैसे ही वाज़े हो जाएं, और ये भी लिख लें आप कि शायद ये 23 मार्च वाला लॉन्ग मार्च उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। ओह अच्छा। 66 दिन अभी रहते हैं, अभी 66 दिन रहते हैं, लॉन्ग मार्च में की तारीख अभी बहुत दूर है। मैं 15 फरवरी की बात कर रहा हूँ कि 15 फरवरी से पहले पहले बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नोश्ता दीवार पे लिख दी जाएंगी, और वो पता चल जाएगा लोगों को। और एक और बड़ा फ़ैसला जो कि अभी रिसेंट पीडीएम ने ये किया है कि जो तरमीमी बिल, जो मनी बिल पेश होगा सेनेट में, उसकी भरपूर मुखालफत की जाएगी और उसको सेनेट से पास नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा। ये फ़ैसला किया है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपनी इत्तफ़ाक़ किया है और अपना राज़ीनामा शो किया है
पीडीएम के साथ कि अगर आप ये चाहते हैं तो हम जो मनी बिल है उसको और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो तरमीमी बिल है उन दोनों बिलों को ईवान से, ईवान बाला से मुस्तरद करवाएंगे। तो ये इब्तदा होगी ईवान बाला से। अगर ये दोनों बिल मुस्तरद हो जाते हैं तो फिर आने वाले दिन जो हैं वो 15 फरवरी से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग हैं जो शायद उठ खड़े हों और कोई ऐलान कर दें इस तरह का कि हम जो है वो ये महंगाई, ये जो सूरत हाल मुल्क की जा रही है, जो यहाँ बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, इसमें हमारा तो कोई वो शामिल नहीं है, तो हम ये जिम्मेदारियां नहीं ले सकते। किसी ग्रुप की जानिब से हो जाए, एमक्यूएम की जानिब से हो जाए। जी जी, एक चीज तो है कि खाली होना शुरू हो जाएगी। हाँ जी, अपोजिशन को कहीं ना कहीं से मदद की ज़रूरत है। इशारों किनारों में खुद अपोजिशन भी इस चीज़ को मानती है, कोई इत्तेहादी साथ आ जाए, कोई परवेज़ खटक साहब जिस तरह से नाराज़ है, कोई और बीच में लोग नाराज़ हो जाए, अपोजिशन अकेले पीडीएम हो, पीपल्स पार्टी हो, वो खुद से इस तरह हुकूमत नहीं गिरा सकेगी। ये बात आज हुई है। उन्होंने कहा कि कहीं अवाम को जो तासुर जाएगा अगर हम सेनेट से भी मुस्तरद ना करवा सके, और क्योंकि ये प्योरली हम खुद ही हैं, अब पीडीएम है, अगर हम ना करवा सके तो हमारे ऊपर बड़ी एक भारी जिम्मेदारी भी होगी और लोग कहेंगे कि ये अंदर से मिले हुए हैं किसी न किसी शख्सियत से, पीटीआई से या किसी भी लिहाज से ये उनको फेवर कर रहे हैं। तो हमें ये सबसे पहले हमें ये गुडविल जेस्चर अवाम को ये देना होगा कि हम इनके साथ मिले हुए नहीं हैं और इन दोनों बिलों को मुस्तरद करवाना होगा। तो मुस्तरद करवाने के लिए वहाँ पे ये बात भी हुई कि गैर जानबदारी भी सामने आ जाएगी कि इसमें अगर हम मुस्तरद करवाते हैं तो ये भी पता चल जाएगा कि हम अपने तौर पे जो काम कर रहे हैं क्या हमारे नंबर्स पूरे हैं, और फिर अगली कार्रवाई जो है वो फरवरी के 2-3 वीक में वो होगी। अच्छा, पहली दफ़ा ये हम देखेंगे अगर ये होता है, वरना बाबू डोगर साहब जब भी क्रूशियल मूवमेंट आई है सबसे बड़ा शॉक सेनेट से ही पहुंचा है अपोजिशन को, और अगरचे हुकूमत के पास फिर भी होगा कि जॉइंट सेशन बुला लें। पहले भी हुकूमत ने कई दफ़ा इस तरह किया है कि अगर कोई मसला आता है तो फिर सेनेट और कौमी असम्बली दोनों का इजलास बुलाकर फिर वो मेजॉरिटी शो करके किसी तरह कर लेती है। अभी भी आपने देखा कि इस दफ़ा भी बड़ा था कि जी शायद नहीं, आपकी खबर ज़रूर थी कि ये पास हो जाएगा मिनी बजट, और वो हो गया। लेकिन अब ये इंतज़ार किया जाएगा, लॉन्ग मार्च तक रुका जाएगा, या आपको लगता है कि 15 फरवरी जिस तरह गुलाम साहब कह रहे हैं कि 15 फरवरी से पहले पहले ही कुछ ऐसी खबरें आ जाएं तो उसके बाद ज़्यादा जोश में अपोजिशन आ जाएगी? जिस तरह मैं देख रहा था अभी भी परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं जी धड़ेबंदी हमारे लिए अच्छी नहीं है, अगर बल्दियाती इलेक्शन में नुकसान हुआ तो इमरान खान साहब को नुकसान होगा। तो वो परवेज़ खटक साहब अभी भी लगता है कि उतने खुश नहीं हैं। 20-22 लोग पहले भी उनके साथ अलहदा से हो गए थे, उनको फिर अलग से मनाया गया था, ये चीज़ें चल रही हैं। उसामा साहब, अगर आप देखें तो ये गवर्नमेंट फ़िलहाल तन्हा खड़ी हुई है। इत्तेहादी जो हैं दो इनके साथ हैं, मजबूरी में हैं या जिस भी वजह से हैं, लेकिन बहरहाल वो इनके ख़िलाफ़ रोज़ स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। प्रोलाई जो हैं उन्होंने भी आज इनके खिलाफ स्टेटमेंट दी, वो भी ये कह रहे थे कि ना अपोजिशन जो है उसके साथ इमरान खान साहब को बात करनी चाहिए, डायलॉग करनी चाहिए, उनको चीज़ों पे एतमाद में लिया जाना चाहिए। इनके इत्तेहादी जो है वो जो इमरान खान साहब का जो रवैया है अपोजिशन की उस पर खुद तनकीद कर रहे हैं, एमक्यूएम की तनकीद कर रही है। तो अगर ये सारी सूरत हाल को मैं देखूँ, उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक मुर्जा साहब ने बात की है ये बजट की, मिनी बजट की, तो मेरा नहीं ख्याल कि सेनेट से ये मेरा ख्याल है कि पास हो जाएगा, क्योंकि मिनी बजट जो है ये हो सकता है इमरान खान साहब खुद ही चाह रहे हो कि जनाब ये सेनेट में अप्रूव ना हो, क्योंकि फ़ोन कहीं और से गए थे। कोई और पार्टी है जो इंटरेस्टेड है कि ये बिल पास होना चाहिए, किसी और की भी ज़रूरियात हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। तो ये इस चीज़ का जो बरमला मीडिया में भी चीज़ें आई हैं और सारी चीज़ें जो है उससे तो ये बड़ा क्लियरली वादे तौर पर लग रहा है कि मिनी बजट जो है ये खाली इस पर गवर्नमेंट का स्टेक नहीं है बल्कि स्टेट का इस पर स्टेक लगा हुआ है, और जब स्टेट का इंटरेस्ट है तो मुझे लग रहा है कि बहरहाल अपोजिशन जो है कुछ सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन पे आमादा हो जाएगी और सेनेट से ये बिल जो है वो पास हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी आएगी इसमें 23 मार्च में। अच्छा, इसमें डोगर साहब इसमें एक जुमला शामिल कर लें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शायद ये जो मिनी बजट है ये हो जाए, लेकिन जो स्टेट बैंक तरमीमी बिल है ये तो आप लिख लें कि ये किसी तौर पे भी ये मंजूर नहीं होगा वाने वाला। अच्छा, लेकिन सर उसके बगैर तो फिर वो आए भी कटाई में पड़ जाएगी। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ही नहीं,
एक दिन में दूसरा झटका हुकूमत को मिला है और अदालत की तरफ से रूडा यानी जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक नया शहर रावी किनारे बनाया जा रहा था, उसको कलअदम करार दे दिया अथॉरिटी को ही, कानून साजी प्रॉपर नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा झटका है हुकूमत के लिए। क्या असरात इसके होंगे, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। इमरान खान साहब ने बड़ी खुशी के साथ और बड़े जज्बे के साथ, जोश के साथ एक मंसूबा शुरू किया कि नए शहर हमने बनाने हैं, और उसमें रावी के किनारे एक नया शहर आबाद करने की बात हुई कि जी बड़े मसाइल हैं, माहौलियात के मसाइल हैं, आबादी के मसाइल हैं, नए शहर बनाए नहीं गए। अब इसमें इन्वेस्टमेंट की भी बड़ी बात हो रही थी, दीगर ममालिक से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लाने की बात हो रही थी। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई और इसमें नया एक शहर रावी किनारे आबाद होना था। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से बाकायदा फ़ैसला आ गया है जिसमें सब कुछ ही यानी एक तरह से ख़त्म हो गया। ये अथॉरिटी भी गलत बनाई गई, जो कर्जा हुकूमत पंजाब से लिया गया वो कर्ज वापस करने का कह दिया गया है। 15 सितंबर 2020 को रावी मंसूबे का संग बुनियाद रखा था। 1.5 साल बाद ये सारा मंसूबा लगता है कि कटाई में पड़ गया। बाबा डोगर साहब, ये तो आगे चल ही नहीं सका, 1.5 साल तो इसी में गुजर गए हैं, इसी लिटिगेशन में। अब जाहिर है कि इसके बाद हुकूमत अपील में जाएगी, वो अपील भी पता नहीं कितना अरसा चलेगी, तो ये तो ऐसे हवा में खड़ा रहेगा मंसूबा। उसामा साहब, मसला ये था कि ये जो रावी अर्बन डेवलपमेंट रूडा जो था डेवलपमेंट अथॉरिटी जो थी, ये जो नया शहर बसाने की बातें की जा रही थी, उसमें सारा फोकस ये था कि चंद एक जो इन्वेस्टर थे, जो चंद एक बड़े लोग थे, सिर्फ उनको अकोमोडेट किया जा रहा था। उन्होंने इसे अरबों रुपया कमाने थे। दूसरी साइड पे आम आदमी को इस सारे मंसूबे में उसको जिन तकलीफ़ों से गुजरना था, जो मसाइल थे, उसके हल की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी गई। ना ये देखा गया कि ये जो मंसूबा है, ये जो कवानीन से मुतसादम शिकें हैं, इनको देख लिया जाए, इनका क्या इम्पेक्ट आएगा एक आदमी पे। लाहौर में मेरा मतलब है कि बहुत सारी ऐसी सेटलमेंट्स थी, गांव हैं, देहात हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, जिस एग्रीकल्चर लैंड को आप रहायशी मंसूबे में तब्दील कर ही नहीं सकते। लाहौर के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसका आना है, उसको किस हद तक आप हल करेंगे, उसका कोई चीज़ ही नहीं थी इसमें। सेक्शन 4 के तहत जिस लैंड रिक्वायर की जा रही थी, एक आम आदमी की जो आज़ादियाँ वो सलब की जा रही थी। तो ये तो गवर्नमेंट अंधाधुंध इस पे अमल कर रही थी और हर सूरत में ज़बरदस्ती जबर के साथ ये एक नया शहर बसाने की एफर्ट की जा रही थी, जिसमें कुछ इन्वेस्टर को खुश करना था। तो जब ये सारी चीज़ें कोर्ट में चैलेंज हुई, तो जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस वकार शेख और शराज ज़का जो हैं, जस्टिस शराज ज़का जो हैं, मैंने भी इसकी कोई प्रोसीडिंग सुनी है। उन्होंने बड़ा पेशेंटली गवर्नमेंट को उन्होंने सुना, बल्कि एक दो दिन तो ऐसे थे जिसमें उन्होंने तमाम रूटीन की हेयरिंग कैंसिल कर दी और उन्होंने कहा जी सिर्फ रूडा का केस सुना जाएगा, और उसमें गवर्नमेंट का सारा पॉइंट ऑफ व्यू जो था उसको सुना गया। और उसके बाद बड़ी तफसील से उन्होंने एक फ़ैसला दिया, बड़ा पेशेंस का मुजाहरा किया, और गवर्नमेंट की सारी चीज़ें सुनने के बाद उन्होंने इस नतीजे पे पहुँचे कि ये फ़िलहाल मनसूबा जो है ये आइन और कानून से मुतसादिम है। आम शहरी जो है उसकी जो जिम्मेदारियाँ, स्टेट की जो जिम्मेदारियाँ, उसकी तरफ उसको पूरा नहीं किया जा रहा। लैंड एक्वायर करने का जो तरीक़ाकार है वो गलत है। उसके बाद जो उसकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आएगा उसका कोई इसमें मनसूबे में ध्यान नहीं रखा गया। एग्रीकल्चर लैंड जो है उस सारी को आप ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ पर एक शहर बसाने की कोशिश बसाया जा रहा है। उस बेतहाशा ऐसी चीज़ें थी जिस पे कोर्ट की रिजर्वेशन थी, और जो गवर्नमेंट के जो वकील थे, जो एडवोकेट जनरल थे, वो अदालत को इन हवालों से मुतमईन करने में नाकाम रहे। जो अदालत के सवालात थे उनके जवाबात उनके पास नहीं थे, जिसकी बुनियाद पर अल्टीमेटली इस मंसूबे को ख़त्म करने का ऐलान किया गया। अच्छा गुलाम साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ कानून इतना पुराना है कि उसके मुताबिक आप उस कानून के तहत कुछ नया इस तरह का कर ही नहीं सकते मंसूबा? 1894 के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए ज़मीन हासिल की गई, ये अदालत ने कहा है। 1894 का एक, यानी आप देखिए 2 सदियाँ पहले एक तरह से वो जब कानून होगा वो ज़ाहिर है उस वक्त के तकाज़ों के लिहाज से था, और अगर वो बड़ा अच्छा कानून है तो ज़ाहिर है कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन एक शहर ने आपने आबाद करना है, उससे पहले आप उस हवाले से कानून साजी तो शायद पहले ज़रूरत होगी। देखिए, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट की बात हो रही है वो उसके मुताबिक कोई भी शहरी अपनी ज़मीन जायदाद बना सकता है किसी अपने मुल्क में, और उससे वो छीनी नहीं जा सकती।
तो ये जो इसमें सेक्शन 4 लगाकर ज़रूरी ज़मीनें, लोगों के रकबे जो वो खींचे जा रहे थे, वो उस सेक्शन 4 की भी खिलाफ वर्जी है और 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। बुनियादी तौर पे ये था कि वहाँ शहरियों के हकूक़ सलब किए जा रहे थे, यानी कि उनको उनकी ज़मीन जायदाद से महरूम किया जा रहा था। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो जब भी कोई इस तरह का, जिस तरह शहर बसाए जाते हैं, अगर आप ये देखें तो सबसे पहले आपको रोल मॉडल के तौर पे इस्लामाबाद एक ऐसा शहर अवेलेबल है आपके पास पाकिस्तान में जिसको नए सिरे से बसाया गया है, बिल्कुल 0 मीटर शुरू किया गया इस शहर को। अगर इस तरह का कुछ शहर बसाना हो तो इस्लामाबाद के का मॉडल जो है वो यहाँ से कॉपी किया जा सकता था। CDA से मास्टर प्लान्स हों और उसके बाद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हों, फिर बिल्डिंग्स के हवाले से कोड हों, फिर पूरा एक शहर आपने बसाना है तो पानी का इंतज़ाम कहाँ से होगा, कितना नीचे होगा, जो कुछ भी निटी ग्रिटीज जो है वो तमाम की तमाम उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। वो प्लानिंग्स करने के बाद फिर आपको लॉयर्स की टीम और आपके अटॉर्नीज जो हैं वो बैठ के उस हवाले से आपकी कानून साजी करवाते हैं। जब वो कानून साजी मुकम्मल होती है तो बाकायदा ये हज़ल बज़ल के काम नहीं है, ये काम शुरू किया जाए, कानून साजी की जाए, उसके बाद उसके ऊपर फिर आपने उसकी फाइनेंसेस लेनी है, फिर आपने कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसकी एक वजह बयान की जाती है कि ये पब्लिक के लिए या मफाद अम्मा के लिए, आम लोगों के लिए हम कुछ कर रहे हैं उसमें। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो मोदी हमने बनानी है, वहाँ पे बिल्डिंगें बनानी है, मोदी बिल्डिंगें बनानी है, इसका मतलब क्या है कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उसको आप कह रहे हैं बिल्डिंग, आप अपॉर्चुनिटीज़ उनको दे रहे हैं कि आप वहाँ पे जाएं। अगर आपने शहर बसाना है तो उसमें छोटी आबादियाँ भी होंगी, उसमें बड़ी आबादियाँ भी होंगी, उसमें तजारती मराकज़ भी होंगे, उसमें हर तरह का आपको पूरा एक स्ट्रक्चर देना होता है। तो वो उसमें इस चीज़ को फॉलो नहीं किया गया जो कानून साजी वहाँ पे बनाई गई वो तमाम। और दूसरा ये कि आप ये देखें कि कभी किसी को अथॉरिटी का चेयरमैन लगा दिया गया, कभी अबूरी चेयरमैन लगा दिया गया, कभी उसकी तनख्वाह बंद कर दी गई, बहुत सारी चीज़ें। और फिर कर्जे पंजाब गवर्नमेंट से, बैंक ऑफ पंजाब से विदाउट एनी, आप ये समझे कि कोई चीज़ प्लेज किए, उनसे कर्जे भी आपने मंजूर करवा लिए। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें इसमें एम्बिग्यूटीज़ हैं। अदालत की जितनी भी ये इसके हवाले से रिजर्वेशंस हैं इनको दूर किया जाए और गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि हाई कोर्ट से निकल के सुप्रीम कोर्ट में आए और इसको, अगर इसके पास प्रॉपर प्लानिंग है और प्रॉपर इसको शहर वाकईतन बनाना चाहती है तो जो एम्बिग्यूटीज, जो इतराज़ा लगाए गए हैं उनको दूर किया जाए। और मिसाल मैंने आपके सामने रख दी है कि इस्लामाबाद पहली दफ़ा, इस्लामाबाद पहला एक सिटी है पाकिस्तान का जो बसाया गया। तो शायद दो राय नहीं है कि एक नया शहर आबाद करने की तमाम बड़े शहरों के साथ ज़रूरत तो है, ख़ासतौर पर कराची हो, लाहौर हो, इस तरह के दीगर शहर, लेकिन उसका पूरा तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाए। शायद जल्दी में किया गया या इतना मुश्किल प्रोजेक्ट है कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी कहा गया कि इसको शुरू करना था, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, ये शायद काबिल अमली नहीं है, इसको बिल्कुल फिर बंद कर दिया गया। अब हुकूमत ने कोशिश की, दोबारा नई हुकूमत ने जो आई इमरान खान साहब की, तो 1.5 साल तो इसी में लग गया है। अब देखते हैं कि अपील में कब जाती है हुकूमत, उसमें कब क्या उसमें होता है और फिर किस तरह से इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर हुकूमत जा सकती है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।